हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट में आज हम शुरुआत करते हैं तल की समीकरण से, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, अंतःखंड दिए हुए हैं, तो हम उस फलक की, उस फेस की जो समीकरण है वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए मान लीजिए कि किसी फेस का इक्वेशन जो है, उसके जो समीकरण है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि प्लेनर है, टू डायमेंशनल है, तो उसका फेस का समीकरण इस प्रकार का होगा। अब जैसे हमने पहले किया था कि कोई भी फेस अगर क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष को अलग अलग अंतःखंडों पर काट रहा है, मान लीजिए कोई फेस है, फलक है ए बी सी, और उसके अंतःखंड क्रिस्टलीय अक्षों पर हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। एक्स अक्ष पर वो अंतःखंड काट रहा है स्मॉल ए, वाई अक्ष पर वो काट रहा है बी, और जेड अक्ष पर वो अंतःखंड सी काट रहा है। तो इसलिए पॉइंट फलक के जो बिंदु हैं ए बी सी, जो कॉर्नर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके निर्देशांक होंगे ए ज़ीरो ज़ीरो बिंदु ए का, ज़ीरो बी ज़ीरो बिंदु बी का, और ज़ीरो ज़ीरो सी बिंदु सी का। अब ये तीनों बिंदु फेस ए बी सी पर स्थित हैं और फेस की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी के, ये इस समीकरण में हम लगा सकते हैं। तो बारी बारी से, जैसे हम सबसे पहले बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह भरें इस इक्वेशन 5.3 में, तो हमें मिलेगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी इंटू ज़ीरो प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से यहाँ हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल ए विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसी तरह से बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन में रखें और बिंदु सी के, तो हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 5.3 में रखेंगे, तो हमारे पास आता है माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस डी वाई अपॉन बी माइनस डी जेड अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। या हम दोनों तरफ इसको हम डिवाइड करें डी से, तो हमें मिलेगा x प्लस ए प्लस वाई प्लस बी प्लस जेड प्लस सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस समीकरण में जो वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, ये अंतःखंड हैं, तो ये अंतःखंड रूप में तल की या फलक की समीकरण हमें मिल गई। इसके बाद आता है कि त्रिविम जालक क्या होता है, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर जब हम दीवार बनाते हैं तो एक एक ईंट से वो दीवार बनती है। तो जो पूरी दीवार है, वो जो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो तो हो गया स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक, और उसको बनाने वाली ईंट जो है वो हो गई एक तरह से एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो या हम इस तरह से कहें कि कई बार हम दीवार पर वॉलपेपर लगाते हैं। वॉलपेपर 2 डायमेंशनल है, द्विविम है, दो उसके विमाएँ होती हैं। तो वॉलपेपर की जो डिज़ाइन है वो आप कभी ध्यान से देखें तो एक छोटी डिज़ाइन होती है, उसी को बार बार पूरे पेपर में रिपीट किया जाता है। पुनरावृत्ति होती है एक डिज़ाइन की एक छोटी इकाई की। तो वो जो पुनरावृत्ति से जो पूरा जो डिज़ाइन बना, वो है त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस। और जो जो छोटी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति से डिज़ाइन बन रहा है, वो होगा उस वॉलपेपर का यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। तो इस तरह से क्रिस्टल में भी होता है कि जो बिंदु हैं
बिंदु यानी एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो भी उस क्रिस्टल को बना रहे हैं, उनकी एक नियमित जो व्यवस्था है और उसको हम 3D में पूरे स्पेस में रिपीट करें तो जो अरेंजमेंट बनता है वो कहलाता है त्रिविम जालक। और ये भी ध्यान रखना है कि जो त्रिविम जालक बना रहा है वो उनको जोड़ने वाली रेखाएं नहीं हैं, वो हैं बिंदु। बिंदुओं से जो डिज़ाइन बन रही है, बिंदुओं से त्रिविम जालक बन रहा है। डिज़ाइन हम बिंदुओं को जोड़ने पर बनाते हैं, लेकिन वो जिन रेखाओं से हम जोड़ रहे हैं वो रेखाएं त्रिविम जालक नहीं बना रही हैं। रेखाएं क्या कर रही हैं कि बिंदुओं को जोड़कर उस पूरी डिज़ाइन को छोटी छोटी यूनिट सेल में डिवाइड कर रही हैं। लेकिन त्रिविम जालक क्रिस्टल में त्रिविम जालक को बनाने वाले कौन हैं? बिंदु। इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ चित्र 5.12 में है त्रिविम जालक। यहाँ आप बहुत सारे बिंदु देख रहे हैं। ये एक तरह से क्यूबिक घनीय शेप है और इस घन को बनाने वाले बहुत सारे बिंदु हैं। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो बड़ा क्यूब है इसमें बहुत सारे छोटे क्यूब्स हैं। अगर आप गिने तो 12 ऊपर, 12 क्यूब जो हैं वो ऊपर हैं और 12 क्यूब ही नीचे हैं। तो इस चित्र में कुल 24 क्यूब्स हैं, 24 घन हैं। तो ये जो 24 घन हैं, इनमें से एक घन की जो डिज़ाइन है ये इसको हमने रिपीट किया हुआ है, जिससे ये पूरा त्रिविम जालक बना है। तो इन 24 में से जो एक घन है वो है इस त्रिविम जालक की एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो सबसे छोटी इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बन जाता है। एक और यहाँ पर फिगर दिखा रखा है, चित्र 5.13। ये भी एक घन की डिज़ाइन है और ये घन ऐसा है जिसके कॉर्नर्स पर और उनके बीच में बिंदु हैं, बिंदु यानी कण हैं। और ये घन जो है ये हम इसको 8 छोटे घनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटे घनों में से एक जो घन है जिसको यहाँ पर बोल्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिखा रखा है, ये जो घन है ये इस त्रिविम जालक की एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है। और इस घन को लेफ्ट में, राइट में, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे रिपीट करेंगे तब क्या बनेगा? स्पेस लेटिस यानी त्रिविम जालक। तो ये जो छोटा घन है जहाँ पर जिसके बिंदु ए और सी और बी दिखा रखे हैं, ये जो घन है ये है इस त्रिविम जालक की, इस क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका। और इसको इसकी पुनरावृत्ति से जो पूरा घन बनेगा वो होगा त्रिविम जालक। तो एकक कोष्ठिका और त्रिविम जालक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़े से इसके एग्जाम्पल हम और देखते हैं। चित्र 5.14 ए में जो दिखा रखा है, एक 2 डायमेंशनल डिज़ाइन दे रखी है और इसमें अगर ये कहा जाए कि इसमें आप ये बताइए कि एकक कोष्ठिका कौन सी है, तो एकक कोष्ठिका इसमें एक नहीं है, इसमें हम कई तरह से एकक कोष्ठिका सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो है ABCD जिसमें चारों बिंदु आ रहे हैं, एक है KLMN जिसमें सेंटर में कण है, या फिर ये हो सकता है WXYZ जिसमें अपोजिट साइड के सेंटर में बिंदु हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकक कोष्ठिका सिर्फ एक ही तरह की हो सकती है। हम कई
कोशिकाएं ऐसी हैं जिसको हम बार बार दोहराएंगे तो ये सतह बन जाएगी। तो ये सारी, एक आपने ऊपर भी देखा होगा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये भी इसकी एक एक कोशिका है। इनमें से किसी भी सेल को अगर हम रिपीट करें तो ये पूरी डिज़ाइन बन जाएगी। लेकिन कोई भी कोशिका में जो बिंदु है वो पूरा का पूरा उस कोशिका का नहीं होता है, क्योंकि वो बिंदु पास वाली कोशिका भी उसको शेयर कर रही है। तो प्रत्येक बिंदु जो है वो, प्रत्येक जालक बिंदु वो अपना कुछ भाग ही शेयर करेगा। किसी में 1/2 है, किसी में 1/4 है, किसी में 1/8 है। एक और चित्र दिखाया है 5.14b। यहाँ भी आप देखिए कि अलग अलग तरह से यूनिट सेल दिखा रखे हैं, और हम किसी भी तरह से कोई भी यूनिट सेल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर यूनिट सेल में, हर एक कोशिका में जो जालक बिंदु है उसका योगदान अलग अलग है, क्योंकि एक बिंदु जो है वो दूसरी कोशिका के साथ भी साझा हो रहा है। तो इस तरह से ये बिंदुओं की हम गिनती कैसे करेंगे, कणों की हम गिनती कैसे करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। थैंक यू।